हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चर का जो सिलेबस है उसमें काइनेटिक्स में क्या क्या दे रखा है। अब देखिए, 3 पार्ट में जो था आपको मैंने बताया था कि आपके 3 लेवल हैं। 10+2 लेवल जो कि सीनियर लेवल है, एक आपके ग्रेजुएशन लेवल है और एक आपके है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। काइनेटिक्स जो है तीनों लेवल में दे रखा है। तो जो तीनों लेवल में जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं काइनेटिक्स में, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आरपीएससी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले दे रखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बेसिक है, आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाता है। इसके बाद है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। स्पेशली मेंशन है जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद आपके दे रखा है कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज एंड देयर कंपैरिजन। तो देखिए, ये वाला पार्ट आपके इंट्रोडक्शन का हो गया। इसके बाद ये आपके हो गया जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ये डिफरेंट पार्ट हो गया। इसके बाद है आपके कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये डिफरेंट चीज़ हो गई। इसके बाद आपके दे रखा जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसमें दे रखा काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो है काइनेटिक्स अलग से आपके आती है और पूछते हैं एग्जाम पर। जैसे आपके हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो है क्वेश्चन पूछ रखा है फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, क्वांटम यूनिट पूछ रखा है, वो मैं आपको साथ के साथ करवाता जाऊंगा। इसमें दे रखा लास्ट में एसिड बेस एंड एंजाइम कैटालाइसिस। देखिए, एंजाइम कैटालाइसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम इसको कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन काइनेटिक्स का। ठीक है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाए और फिर धीरे धीरे हम सारे जो है टॉपिक कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो कोई भी जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि जो रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। उसको हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, या सिंपल हम कहें कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दूसरा ये है कि अगर रिएक्शन हो रही है और इक्विलिब्रियम में हो रही है तो किस एक्सटेंट तक होगी, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा इन द एंड। और तीसरा है स्पीड। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन के 3 एस्पेक्ट हो गए। मतलब जो आपके रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट आसानी से बना रहा है या नहीं बना रहा। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। देखिए, ये आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दूसरा ये है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो कितना बना रहा है, मतलब कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आपके दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट है कि कितनी जल्दी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है मान लिया और ज़्यादा बना रहा है वो भी मान लिया, लेकिन कितनी स्पीड से बना रहा है, कितने कम टाइम में प्रोडक्ट बना रहा है, ये तीसरा एस्पेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो एस्पेक्ट है ये आपके डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी को बताता है और ये हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, दूसरा जो एस्पेक्ट है एक्सटेंट, कहाँ तक होगा, ये हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। और जो तीसरा एस्पेक्ट है कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, कितना जल्दी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये तीसरा एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो देखिए, यहाँ पर जो काइनेटिक्स की नीड है वो ये पता लगाने में है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट कितनी जल्दी बना रहा है, ये हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अब अगर केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन अगर हम बोलें या हम देखें कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स में 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं बता दूंगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और तीसरा है मैकेनिज्म। तीसरा क्या है, मैकेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल काइनेटिक्स जो है अगर उसको हम डिफाइन करें, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मतलब केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की रेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग,
मतलब अगर कोई रिएक्शन की रेट है, रेट मतलब कितनी है, रिएक्शन फास्ट हो रही है स्लो हो रही है, अभी हम बाद में देखेंगे। दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी रेट को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जिससे केमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अपने अकॉर्डिंग हम उसको क्या करें, चेंज कर सकें। ठीक है। तीसरा है मैकेनिज्म। केमिकल काइनेटिक्स जो है मैकेनिज्म को स्टडी करने में भी हेल्प करता है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हेल्प करता है। तो देखिए डेफिनेशन आपने समझ में आ गया आई थिंक। 3 पॉइंट है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, वह ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो आई थिंक ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी केमिकल काइनेटिक्स की। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर रिएक्शन को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, और उसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं, वह रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय का समय लगता है। इसको अगर हम बताएं तो 10⁻⁻12 से लेके 10⁻⁻16 सेकंड लगता है, मतलब 1 सेकंड से बहुत कम, इतने कम समय में रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वो हम उसको क्या कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब देखिए इसमें मेनली जो है वो आपके आयनिक रिएक्शन आती है। क्या आती है, आयनिक रिएक्शन। अब आप सोचेंगे कि आयनिक रिएक्शन इसमें क्यों आ रही है, तो देखिए आयनिक रिएक्शन की खास बात यह है कि देखिए केमिकल रिएक्शन है क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। कुछ बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो वो आपके केमिकल रिएक्शन होती है। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और नए प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉन्ड बनते हैं, तो वो आपके केमिकल रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर आयनिक रिएक्शन फास्ट होने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं आयनिक रिएक्शन की, तो आयनिक रिएक्शन नॉर्मली एक्वस मीडियम में होती है। तो वहाँ पर क्या है कि जो आयंस हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, अगर आप अपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, NaCl में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब है वहाँ पर बॉन्ड पहले से ही टूटे हुए हैं। तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर केवल बॉन्ड बनने का काम है, बॉन्ड टूट तो पहले ही चुके हैं, तो वहाँ पर केवल बॉन्ड बनने का काम है, जो कि बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर मेनली आयनिक रिएक्शन जो है फास्ट होती है, और मैंने आपको रीज़न बता दिया फास्ट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि बॉन्ड जो है पहले से ब्रेक हो रखे हैं। एक्वस मीडियम में बॉन्ड ब्रेक हो रखे, केवल बॉन्ड फॉर्मेशन बाकी है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। अब देखिए आयनिक रिएक्शन में भी अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक आप कह सकते हो एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ये क्या है, बहुत फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि आयनिक रिएक्शन का ही टाइप है। एसिड बेस को अगर हम और एग्जांपल देखें, इसी में एग्जांपल देखें HCl प्लस NaOH। अब देखिए ये एक्वस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में होने की वजह से क्या है, ये H प्लस और Cl माइनस आयन में पहले से ही ब्रेक है, और ये Na प्लस और OH माइनस आयन में पहले से ही ब्रेक है। ठीक है। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आयन्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और जैसे आप मिक्स करते हैं, मिक्स करते आपके क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाती है, फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा आपके आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो भी आयनिक रिएक्शन का ही टाइप है। अब इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो आपने क्या लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, एक्वस जो है AgNO3 आपने लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिया KCl या NaCl, ठीक है, ये भी आपके एक्वस हो जाएगा। तो जब आप AgNO3 में KCl ऐड करते हैं तो यहाँ पर AgCl का वाइट PPT बनता है। AgCl का क्या हो जाता है, वाइट PPT बनता है। देखिए जो एरो है नीचे की तरफ ये बताता है प्रेसिपिटेशन को। AgCl का वाइट PPT बन जाता है और साथ में क्या बन जाएगा, KNO3। बात समझ में आ गई। आपने रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्रेट की पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
और दूसरा एसिड बेस रिएक्शन जो है, एसिड बेस रिएक्शन में आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पहला टाइप है, किस बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमने कहा वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन, नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट था वेरी फास्ट रिएक्शन, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहे थे, 1 सेकंड से भी कम का समय लग रहा था। यहाँ पर जो है रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पर कई दिन, कई हफ्ते या कई महीने भी लग जाते हैं रिएक्शन को होने में। या फिर हम ऐसे कहें कि हमको रिएक्शन पता लग रही है कि रिएक्शन हो रही है, उसको नोटिस करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर रिएक्शन होने में काफ़ी समय लग रहा है, हफ्तों में या महीनों में, तो उसको हम कैटेगरी में डालते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन का भी आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर कंडीशन की बात हो रही है। देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप देखेंगे कि जो लोहे पे जंग है वो एक दिन में नहीं लगती, आप देखेंगे लोहे पे जंग लगने में महीनों का समय लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वेरी स्लो रिएक्शन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो Fe2O3 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। डिटेल में हम इसको बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा ये। तो ये पहला हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये है रूम टेम्परेचर। अब देखिए मैंने आपसे कहा था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन होगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इसकी रेट इतनी कम होती है कि ये नेग्लिजिबल होती है। क्योंकि अगर देखिए अगर रेट फास्ट होगी तो जो वाटर है आसानी से बन जाएगा, तो एयर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आसानी से रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है। इसका कारण भी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन का। तो देखिए फास्ट रिएक्शन हो रही है, स्लो रिएक्शन हो रही है, इसका एक कारण और होता है एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल सा बता देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन फास्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होती है। आगे हम देखेंगे और डिटेल में। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया वेरी स्लो रिएक्शन। अब यहाँ पर काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन को हम नॉर्मली स्टडी नहीं करते। फास्ट रिएक्शन के जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्टडी करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड जो हमने पढ़े वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। जो काइनेटिक्स है उसमें जो थर्ड वाला है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड जो है हमारा वो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन जो ना तो बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, वो हम उसमें उन रिएक्शंस को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में। तो काइनेटिक्स में जो हम स्टडी करने वाले हैं, जो रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन ही है, और मैक्सिमम जो रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन के अंडर आती है। कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये आपके 5 है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, और ये आपके फाइनली प्रोडक्ट क्या बना रहा है, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हो रहा है यहाँ पर, ये एस्टर है। अगर बात करें इसकी तो इथाइल इथेनोएट, IUPAC नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट, कॉमन नेम है इथाइल एसिडेट। देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर कॉमन नेम आपको आने चाहिए। अभी लेटेस्ट जो आपके कॉलेज लेक्चर की एग्जाम हुई है वहाँ पर कॉमन नेम काफ़ी पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये आपके इथाइल एसिडेट है या इथाइल इथेनोएट कह सकते हैं। एस्टर का आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो वाटर के साथ। यहाँ पर H+ जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम। मतलब एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, H+ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ध्यान रखना होमोजीनियस कैटलिस्ट है। आगे हम और देखेंगे होमोजीनियस का मतलब रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की फेस क्या है, सेम। तो साथ के साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करें, एस्टर का आपने हाइड्रोलाइसिस करा है, फाइनली क्या बन रहा है, एसिड और एल्कोहल। तो ये आपके एग्जाम्पल है मॉडरेट रिएक्शन का।
और भी आप देख सकते हो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो ये आपके C12, H22 और O11, ये आपके सुक्रोज है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पर जो आपके सुक्रोज है ये आपके डाइसैकेराइड है, मतलब 2 शुगर की यूनिट है इसमें, और जो 2 मोनोसैकेराइड बन रही है, एक होती है ग्लूकोज और एक होती है फ्रक्टोज। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो होता है वहाँ पर आपके ग्लूकोज होती है और फ्रक्टोज होती है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके मॉडरेट रिएक्शन के, किसके हैं, मॉडरेट रिएक्शन के। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन जो है, आपसे पूछते हैं इन्वर्टेड शुगर क्या है, तो कई बार हम दिमाग में आता है कि इन्वर्टेड शुगर किसको कहते हैं, सुक्रोज को। ध्यान रखना, सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर नहीं कहते हैं। ये कॉलेज लेक्चर को जो एग्जाम था 2014 वाला, उसमें पूछा था इन्वर्टेड शुगर किसको कहते हैं, इक्विपोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा तो साथ के साथ जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन आरपीसी ने पूछ रखा है या जिस पे पूछ रखा है, मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। यही डिफरेंस है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें यही आपको प्लस पॉइंट है कि किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, वो मैं आपको जहाँ पर जो जो मुझे लगेगा मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको थ्योरी पढ़ानी है या आपका कोर्स कंप्लीट कराना है। अगर केवल लाइन टू लाइन कोर्स करा दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक हम ये पता नहीं हो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लिया, और रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर तीन तरह की रिएक्शन होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा जो है मेन वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऑल्टरनेट स्पीड भी कह सकते हैं या फिर आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें या उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का आप फॉर्मूला लिख सकते हो सिंपल, रेट इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। अब देखिए आपको नोटेशन का मतलब पता होना चाहिए, यहाँ पर डेल सी बाय डेल टी क्या है मैं आपको बता दूंगा, या कई बार एक्स भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसकी जगह हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं और प्लस माइनस डी सी बाय डी टी। अब देखिए दोनों देखने में थोड़े डिफरेंट या थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, मैं आपको अभी बता दूंगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब इकाई समय में कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। अब यहाँ पर डेल सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। दूसरा जो है डेल टी, वो क्या है, टाइम इंटरवल, वो क्या है, टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगी और कैसे आएगी। तो यहाँ पर ये 2 साइन लिखे हुए हैं, प्लस और माइनस। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी या आपको पता होगा कि कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट ज़ीरो है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं रिएक्टेंट के लिए बात करूँगा डेल सी, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, C2 माइनस C1। C2 क्या है, बाद वाले समय की कंसंट्रेशन, और C1 क्या है, प्रारंभिक समय की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है समय के साथ चेंज हो रही है, चेंज का मतलब कम हो रही है।
तो यहाँ पर C2 माइनस C1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। वो क्या आएगी? नेगेटिव। वहीं पर अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए डेल सी जो है वो आएगा C2 माइनस C1। अब देखिए क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो C2 जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे? C1 से। तो यहाँ पर डेल सी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो जब आप रिएक्टेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट के लिए डेल सी की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन काम आएगा। क्यों? क्योंकि डेल सी ऑटोमेटिक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन किसके लिए काम आता है? रिएक्टेंट के लिए। और पॉजिटिव साइन किसके काम आता है? प्रोडक्ट के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस जो साइन लिए हैं उसका मतलब ये है कि आपको फाइनली क्या करना है? पॉजिटिव रिएक्शन रेट लानी है। तो अगर आप रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसके लिए आप नेगेटिव आगे लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए? पॉजिटिव। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्लस आ जाएगा क्योंकि डेल सी जो आ रही है वो क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी का मतलब क्या है? डेल सी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। किसके लिए? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के लिए हो सकती है, साइन चेंज हो जाएगा। और डेल टी जो है वो टाइम इंटरवल। डेल टी क्या है कि अगर मैं बात करूँ डेल टी की तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 समय पे जो कंसंट्रेशन है वो C2 है और T1 समय पे जो कंसंट्रेशन है वो C1 है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब देखिए दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने डेल लिखा है और यहाँ मैंने डी लिखा है। तो इसमें अंतर क्या होता है कि अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो वहाँ पर आप डेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल। और अगर यहाँ पर मैं लिमिट लगा दूँ डेल टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब समय अंतराल जो है वो मैंने बहुत कम कर दिया है, नेग्लिजिबल कर दिया है, बिल्कुल 0 के लगभग कर दिया है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस माइनस डी सी बाय टी टी। तो देखिए ये अलग अलग रिएक्शन है, मैं आपको अभी और बता दूंगा। ये वाली जो है एवरेज रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आती है और ये वाली जो है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट में आती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये लिखा हुआ है तो साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंसंट्रेशन होती है वो हम मेज़र करते हैं एक्टिव मास में। कंसंट्रेशन जो है वो किस में मेज़र की जाती है? एक्टिव मास। अब एक्टिव मास में मेज़र की जाती है, इसका मतलब हम एक्चुअल में जो लेते हैं वो हम लेते हैं मोल पर लीटर। किस में लेते हैं? मोल पर लीटर में। तो आपको काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन किस में मेज़र करनी है? मोल पर लीटर में। दूसरा यहाँ आपके टाइम दे रखा है। टाइम नॉर्मली हम सेकंड में लेते हैं, ठीक है? मिनट भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या लेते हैं? सेकंड में। तो यहाँ पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर डेल सी जो है चेंज इन कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, कंसंट्रेशन चेंज की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट मैंने लिख दी, मान लीजिए सेकंड। तो फाइनली जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई वो क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस आप जानते हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन के 1 मोल हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और अमोनिया के 2 मोल हैं। रिएक्शन जब आपके बैलेंस रिएक्शन लिखी होती है उसके आगे जो कोफिशिएंट होते हैं, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कितना है 3, इसके आगे कितना है 2। ये जो आपके आगे लिखे रहते हैं इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हैबर विधि से हम अमोनिया बनाते हैं और हैबर विधि में आपके मैं बता देता हूँ आयरन और मोलिब्डेनम। आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम जो है वो कैटलिस्ट प्रमोटर है, ठीक है। जैसे आपके इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मेन जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर आ जाते हैं। अब एक चीज़ क्या है कि एक तो है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो पूरी अभिक्रिया हो रही है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब दूसरी चीज़ क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया के बनने की दर। दूसरी चीज़ क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर। नेक्स्ट क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो हो गया रिएक्टेंट के बनने की दर, एक हो गया प्रोडक्ट के बनने की दर, रिएक्टेंट के कंज्यूम होने की दर या डिसअपियर होने की दर, और एक है रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले अगर हम देखें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर मैं कहूं कि अमोनिया के बनने की दर क्या है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इक्वल्स टू प्लस DNH3/dt। ये क्या हो गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनने की दर होगी। अब देखिए क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड है, बन रहा है, इसलिए प्लस में, कंसंट्रेशन चेंज क्या है? बढ़ रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर या कंज्यूम होने की दर या डिसअपियर होने की दर जो है वो क्या है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस dN2/dt। क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस। इसके साथ आपके हाइड्रोजन आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो डिसअपियरेंस की रेट है वो क्या हो जाएगी? माइनस DH2/dt। तो ये हमने सेपरेट बात करी। सेपरेट क्या बात करी? अमोनिया के बनने की दर, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर और नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर। तो ये हमने बात कर ली, तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना कि रिएक्शन तो एक ही है भाई, आपके दो तरह के रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है, लेकिन तीनों जो हैं वो एक ही रिएक्शन का पार्ट है, एक ही रिएक्शन है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन की, वहाँ हमने क्या कहा था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आप कोई सा भी रिएक्टेंट और कोई सा भी प्रोडक्ट ले, डिफाइन करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आनी चाहिए? सेम। क्या आनी चाहिए? सेम। तो अब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कोफिशिएंट अलग अलग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेंशन करें इस सेंस में? तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आती है वो कैसे आती है? तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो आपने लिखा है इनको एज इट इज लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो कोफिशिएंट है उससे आपको उसको डिवाइड करना है। तो देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपने क्या लिखा? प्लस। अब देखिए ये तो एज इट इज लिखना है, लेकिन साथ में कोफिशिएंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। साइन सेम रहेंगे, तो जो आगे था उसको डिवाइड में लेना है आपको। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे आपको उसको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 DNH3/dt। प्लस में आ गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस DN2/dt। और बात करें हाइड्रोजन की तो हो जाएगा -1/3 DH2/dt। अब ये पूरा रिलेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। अब इसको आप कई स्टेटमेंट में कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अब देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो वो क्या कह रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का अगर कंज्यूम होगा या डिसअपियर होगा तो कितने मोल अमोनिया के बनेंगे? 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने की जो दर है वो आधी है किससे? अमोनिया के बनने की दर। या मैं इसको उल्टा कह सकता हूँ, अमोनिया के बनने की दर जो है नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर से क्या है? 2 गुनी। वो हमने कैसे निकाला? यहाँ पर हमने क्या रिलेशन लिया? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप निकालोगे नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर या फिर आप कहोगे अमोनिया के बनने की दर, तो अगर आपको अमोनिया के बनने की दर निकालनी है तो ये आपने कहा DNH3/dt, और आपको किसके रिलेशन में निकाल लिया? नाइट्रोजन के रिलेशन में। तो ये कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, साइन को मैं कंसिडर नहीं करा अभी, प्लस माइनस के DN2/dt। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जब रिलेशन निकालना है, जिसमें भी रिलेशन निकालना है कि जैसे अमोनिया के बनने की दर कितने गुना है नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर से, तो आपने क्या करा? DNH3/dt एक साइड ले लिया, माइनस आप लेंगे, इसका मतलब वो डिसअपियर हो रहा है। तो ये आपके आ जाएगा -2
dN2/dt। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के बनने की दर नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर से क्या है, 2 गुना है। क्या है, 2 गुना। तो यहाँ पर ये जो आपके रिलेशन है ये आपके सब में रिलेशन बता देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर में क्या रिलेशन है। हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर से 3 गुना है। कैसे, हाइड्रोजन को आप एक साइड रहने दीजिए और ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो है हमने रिलेशन निकाल लिया, किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में, और प्रोडक्ट के बनने की दर और रिएक्टेंट के कंज्यूम होने की दर या डिसअपियर होने की दर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछे, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पूछता हूँ, कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर अमोनिया के बनने की दर मान लीजिए 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट की अभी मैं ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा। अमोनिया के बनने की दर अगर 6 है तो नाइट्रोजन के डिसअपियर होने की दर क्या होगी। अगर कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि अमोनिया के बनने की दर 6 है, 6 मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, तो नाइट्रोजन के डिसअपियर होने की दर क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे कि अमोनिया जो है और नाइट्रोजन जो उसमें क्या रिलेशन है। अभी हमने यहाँ रिलेशन निकाला, अमोनिया के बनने की दर कितनी है, 6। अब हमें निकालनी है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जब निकालनी है तो नाइट्रोजन को यहाँ रहने दो और ये 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, अमोनिया की फॉर्मेशन की रेट से। तो आप क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3। और ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपके बेसिक्स है। अब देखिए मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी आजकल बेसिक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछ रही है। पहले नहीं पूछती थी तो हम क्या करते थे, स्किप कर देते थे कि भाई ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत नहीं, स्किप कर देते। लेकिन अब आरपीएससी बिल्कुल बेसिक्स से बेसिक्स पूछ रही है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर हम कंसेप्ट जो है एक एक क्लियर करके चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्लस dN3/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन dN2/dt, माइनस का साइन है क्योंकि रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन माइनस DH2/dt। और ओवरऑल जो रिलेशन है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो अमोनिया की दर 2 था तो डिवाइड में आ गया, नाइट्रोजन में कुछ नहीं था, 1 रह गया और ये डिवाइडेड बाय 3। और जिसमें भी आपको रिलेशन निकालना है उन दोनों को आप लो, नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को एक साइड रखो, किसके साथ निकालना है, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया का दूसरी साइड ले जाओ। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिलेशन निकालना है, नाइट्रोजन एक साइड, हाइड्रोजन एक साइड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा उसको हम चेक करते हैं कि हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, A + 2B ये दोनों रिएक्टेंट हैं, गिव्स 0.25C + 2D + E, ये आपकी रिएक्शन दे रखी है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C जो है, C के बनने की दर, क्योंकि देखिए ये जो सिंबल है प्लस dC/dt, ये जो नोटेशन है ये आपको क्या बता रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि B के डिसअपीयर होने की रेट क्या है, B के डिसअपीयर होने की रेट क्या है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो मैं केवल 2 पार्ट लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने एक तो किसके सेंस में लिखा, जो दे रखा है, और दूसरा जो निकालना है। तो मैंने एक बार B के सेंस में लिखा, तो B के सेंस में कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया -1/2, ये हो गया dB/dt, ये तो ये आ गया। दूसरा आपके दे क्या रखा है, C। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 0.25 का मतलब होता है 1/4, और कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, तो 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो आप इसको लिखोगे +4 dC/dt, +4 dC/dt, ये आपने लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dC/dt की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको निकालना क्या है, -dB/dt, ठीक है। अब आप इसको क्योंकि सेम है तो इन दोनों को आप रिलेशन काम में लेंगे, तो आपको क्या चाहिए, -dB/dt चाहिए। तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा, तो ये हो गया आपके -dB/dt इक्वल्स टू 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 dC/dt
बाय डी टी, ये आपके आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डी सी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू डी सी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 4। यूनिट वही रहेगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये जो है आपके माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी और प्लस डी बी बाई डी टी कितना आएगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहा है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि पहले फिजिकल शुरू करने का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि हम किसी की वीडियो देख लेंगे या किसी से पढ़ लेंगे और हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कहीं भी चले जाओ, किसी से ही पढ़ लो, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपके लिए लेसन ये है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। केवल वीडियो सुनने से या केवल नोट्स लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। देखिए, जो आपके सक्सेस है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही है। ठीक है, तो मैं आपको साथ के साथ होमवर्क भी देता रहूँगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हमने बात करी थी रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन जो है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देखते हैं। ये मैंने कहा टाइम है और ये मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो एक तो ऐसे आता है और एक ऐसे जाता है। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये क्या बता रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये जो कंसंट्रेशन है समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। और ये जो कंसंट्रेशन है किसकी है, प्रोडक्ट की। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो अभी आपने देखा था मैंने फॉर्मूला लिखा था एक में डेल सी बाय डेल टी, प्लस माइनस आपको मैंने बता दिया उसका मतलब क्या होता है, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो डेल सी बाय डेल टी का मतलब वहाँ पर एक रेंज थी, इंटरवल था, वहाँ पर हमने क्या लिखा था C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब जैसे मान लीजिए इसी ग्राफ में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हम रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो एक बार मैं प्रोडक्ट हटा देता हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं एक बार ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने बात करी रिएक्टेंट की। अब ये रिएक्टेंट है। अब देखिए दो टाइम इसने लिए हैं T1 और T2, आप कुछ भी ले सकते हैं। T1 आप चाहें तो 0 भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने मान लीजिए ये कहा T1 और ये कहा T2। तो अब C1 और C2 क्या है, T1 के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन आ रही है वो C1 है। T1 के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन आ रही है वो C1 है, मतलब T1 समय पर जो कंसंट्रेशन थी वो C1 है, और T2 समय पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, C2। तो अब आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इस ग्राफ से आप देखेंगे तो ये जो आपके है ये तो आपके आ गया टाइम इंटरवल। ये जो आपके है ये क्या आ गया, टाइम इंटरवल। इसको हम कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 करके। तो ये आपके ग्राफ से जो टाइम इंटरवल है ये आपके T2 माइनस T1, और ये जो आपके टाइम, ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ये आपके है C2 माइनस C1। अब देखिए क्योंकि C1 ज़्यादा है और C2 कम है, इसलिए C2 माइनस C1 की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। मैंने आपको बता ही रखा है रिएक्टेंट के लिए डेल सी नेगेटिव आएगा, इसलिए हम आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगा करते हैं। अगर रिएक्टेंट की बात है तो मैंने माइनस लगा दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फाइनली प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने ग्राफ से निकाला। अब देखिए टाइम इंटरवल अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला टाइप मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब समय अंतराल जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की इंपॉर्टेंस कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक जैसी नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली समय के साथ क्या होती है, कम होती जाती है।
बात समझ आ रही है? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होती, नॉर्मली समय के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब समय के साथ कम होती जाती है तो वहाँ पर आपके बहुत लंबे समय के लिए जो आप रेट निकाल रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो वहाँ पर हम दूसरा कंसेप्ट काम में लेते हैं। दूसरा जो आपके टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसी फॉर्मूले में अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट क्या लगा दूं कि जो डेल टी है वो टेंड्स टू 0 है। इसी फॉर्मूले में मैंने लिमिट क्या लगा दी, डेल टी टेंड्स टू 0 है। तो वहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला प्लस माइनस डी बाय डी टी। यहाँ पर आपने डेल काम में लिया था, वहाँ पर आपने डी काम में लिया। फर्क से उतना है, ये डेल का मतलब है रेंज ज़्यादा है, डी का मतलब रेंज बहुत कम है, इनफाइनेटेसिमल मतलब लगभग 0 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फिक्स टाइम पे जो रेट होगी वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं। ये जो आपके डी सी बाई डी टी है ये किसको बता रहा है, एक तरह से स्लोप को बता रहा है। किसको बता रहा है, स्लोप को। तो आपको करना क्या है, करना यह है कि जिस टाइम पे आपको निकालनी है, जैसे मैंने कहा ये टाइम है टी, इस टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। तो आप क्या करिए, ये टाइम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पर। तो इस ग्राफ में जो पॉइंट आ रहा है उसका आप क्या करें, टेंजेंट बना लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। अब ये आ गया टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा, इसका जो क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप समझते हैं, ऊपर वाली एक्सेस और नीचे वाली एक्सेस। अब स्लोप जो है वो आप इसको कह सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ढाल कहते हैं हिंदी में। तो आपने क्या करा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए कंडीशन क्या थी कि टाइम इंटरवल क्या हो गया, 0। टाइम इंटरवल 0 हो गया, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल 0 हो गया, तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला प्लस माइनस डी सी बाई डी टी। अब डी सी बाई डी टी का मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा मान लीजिए टाइम टी है, तो इस टाइम टी के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है वो ये है। अब इस ग्राफ में जो पॉइंट आ रहा है उस पर आप क्या कर लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, और टेंजेंट का जो स्लोप आता है वही क्या होती है, उसकी रेट होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दो तरह की रेट होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ चेंज हो रही है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती, तो यही इनफ था, आपको और ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली क्या होती है, समय के साथ कम होती जाती है, इसलिए हमको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दूसरा हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इंस्टेंटेनियस में अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन लगा दूं, क्या लगा दूं कि मैंने T0 ले लिया। T0 का मतलब जब रिएक्शन जस्ट शुरू ही हुई है उस समय इंस्टेंटेनियस रेट अगर मैं निकालूंगा तो मुझे टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर T0 पर। तो उस केस में मतलब है तो ये इंस्टेंटेनियस का ही टाइप, लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगा दी, T0 पर। तो वहाँ पर मैं उसको कहूँगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहूँगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली देखा जाए तो दो ही टाइप है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस में मैंने एक स्पेशल कंडीशन लगा दी कि टी जो है वो क्या है, 0 है, मतलब एट रिएक्शन स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपने क्या करा, स्लोप स्टार्टिंग में ले लिया, टेंजेंट स्टार्टिंग में ड्रॉ कर लिया, तो उसको हमने क्या नाम दिया, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो ये आपके क्या होगा, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए अभी हमने बात करी रेट ऑफ रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ ली, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक जो रिलेशन था वो सारा देख लिया। अब एक चीज़ आती है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या है, साथ में एक चीज़ आती है लॉ ऑफ मास एक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इनमें क्या रिलेशन है, एक रेट लॉ भी होता है। देखिए टर्म सुनने में एक जैसी लग रही है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक चीज़, दूसरा रेट लॉ, तीसरा रेट कांस्टेंट। अब ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक रिएक्शन लिख दी। रिएक्शन क्या है, M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। अब ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे या उसको सॉल्व करेंगे या रेट लॉ लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को आप एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं।
एलिमेंट्री रिएक्शन। अब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम मैकेनिक्स की भी स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में, तो यहाँ पर आपके सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन एक चीज़ है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सिंपल रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, मतलब एक स्टेप में रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है मल्टीपल स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल स्टेप, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में या एक से ज़्यादा पद में जो है अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है या पूर्ण होती है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब रिएक्शन लिखी हुई होती है तो आप देख के नहीं बता सकते कि वो सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि काइनेटिक्स में जब आप बात करेंगे रिएक्शन की तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट ने क्या करा, प्रोडक्ट बना लिया सीधे सीधे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट ने पहले मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट बनाया, फिर इंटरमीडिएट ने क्या बना लिया, प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। अब दो स्टेप हैं, देखिए यहाँ पर तो एक ही स्टेप है, दो स्टेप है तो हो सकता है कि एक की रेट ज़्यादा हो, एक की रेट कम हो। मान लीजिए मैंने कहा ये क्या है, फास्ट स्टेप है और ये क्या है, स्लो स्टेप है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ये स्लो हो ये फास्ट हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वहाँ पर रेट किस पे डिपेंड करेगी, स्लोएस्ट स्टेप पे। स्लोएस्ट स्टेप पर जो है रेट डिपेंड करेगी। ये एग्जाम में पूछ रखा है, आरपीसी पूछते कई बार पूछ रखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो तरह की रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन जो कि एक स्टेप में हो रही है, एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है। तो अब नेचुरल सी बात है कि अलग अलग स्टेप है तो तीनों की रेट अलग अलग होगी, या दो हैं तो दो की अलग अलग रेट होगी। तो वहाँ पर किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम कह रहे हैं फास्ट स्टेप, जिसकी कम है उसको हम कह रहे हैं स्लो स्टेप। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है रेट उस पर डिपेंड करेगी। ये आपका आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अब ये जो मैंने आपको समझाया, ये क्यों समझाया मैं यहाँ बताता हूँ आपको। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर आप किसी की रिएक्शन की रेट की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन की रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल सिंपल सा क्या है, क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, अब इसमें ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुल्डबर्ग एंड वागे ने। क्लियर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। क्लियर। अब मैं लिखता हूँ रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन आपको बताती है कि जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड करिए, उसको रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब कुछ नहीं है, जो आप फॉर्मूला लिखेंगे रिलेशन बताने के लिए रेट का, वही रेट लॉ होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा रेट इक्वल्स टू के। अब अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैंने एक बार प्रोपोर्शनल साइन लगाया। क्या लगाया, प्रोपोर्शनल, कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के। तो मैंने लिख दिया ए। अब यहाँ पर क्या है, पावर लगती है। क्या लगती है, पावर। अब यहाँ पर m1 है, तो सिंपल अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ये रिएक्शन सिंपल है, तो ये पावर एज इट इज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एज इट इज। लेकिन क्योंकि रिएक्शन लिखी हुई है, हमें पता नहीं है कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, तो पावर सेम आए जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या लगा दी, पावर ए। समझ में आ रही है बात। जब रिएक्शन लिखी हुई होती है उसके आगे जो होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन जब आप रेट लॉ लिखते हो तो पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एज इट इज आए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो रिएक्शन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल है तो सेम आ जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपने क्या देखा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए। साथ में आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू
बी की पावर बी। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ए जो है वो इक्वल भी हो सकता है m1 के, या फिर m1 के इक्वल नहीं भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। सेम चीज़ ये है कि जो b है वो m2 के बराबर हो भी सकता है और b जो है वो m2 के बराबर नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो आपने क्या लिखा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर a b की पावर b। अब इसको आपने एक साथ लिख दिया और प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा दिया, तो रेट क्या हो गया, रेट इक्वल्स टू k a की पावर a b की पावर b। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आया रेट का, इसमें क्या है कि आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म आ रही है साथ में, और ये आपके कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं रेट लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? रेट लॉ। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। किसने दिया था? गुल्बर एंड वॉगेन। एक्टिव मास की बात करता है। और रेट कांस्टेंट जो हमने हेडिंग डाली है वो क्या है? तो ये जो आपने प्रोपोर्शनल हटाया और कांस्टेंट लगाया, ये जो k है इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है? तो ये जो k है आपके, ये रेट कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब इसको एक स्पेशल कंडीशन लगाते हैं हम। स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए a की वैल्यू 1 हो जाए और b की वैल्यू भी क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, रेट बराबर हो जाएगी किसके? k के, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या ले ली? 1 ले ली। पावर कुछ भी हो 1 की वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि रेट जो है वो k के बराबर हो गई, कब? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 ले रखी है आपने। तो उस केस में आप इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए नॉर्मली अगर आपसे कोई कहे रेट कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रेट लॉ में जो कांस्टेंट आ रहा है वो रेट कांस्टेंट है। और आप स्पेशल कंडीशन की बात करें तो आपने क्या कहा कि रेट लॉ में जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, यूनिटी कर देंगे, इकाई कर देंगे, तो जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगी? k के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? k के बराबर। तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू किसके बराबर आएगी? रेट के। उस केस में हम उसको क्या करें? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब देखिए स्पेसिफिक शब्द कब आता है? जब आप कोई स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेशल कंडीशन क्या लगाई कि कंसंट्रेशन 1 कर दी। तो कंसंट्रेशन जब आप 1 करेंगे तो आपके जो रेट है वो किसके बराबर आएगा? k के। इसलिए मैंने इसको कहा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये मैं साइड से मिटा देता हूँ, कि जो रेट कांस्टेंट है, अब देखिए नाम में अगर कांस्टेंट आ रहा है, ध्यान रखना, नाम में अगर कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट मतलब स्थिर है, नियत है। तो k को मैंने कहा रेट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वो होता है जो स्थिर रहता है, नियत रहता है, जो चेंज नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब सारे फैक्टर पे चेंज नहीं हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि k जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब किसकी वजह से वो चेंज होता है, किसकी वजह से चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की बात करते हैं। कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम, ये जो 4 चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन चेंज करने से k की वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्रेशर चेंज करने से k की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज करने से भी k की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और टाइम चेंज करने से भी k की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब ये जो 4 फैक्टर हैं इस पे k डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब k क्या है? कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब दूसरी बात आती है कि k डिपेंड किस पे करता है, तो वहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले है टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेम्परेचर। दूसरा आप कह सकते हो कैटेलिस्ट। दूसरा क्या है? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट पे भी k डिपेंड करता है। तीसरा आप कह सकते हो नेचर ऑफ रिएक्शन, या रिएक्टेंट कह लो आप, या नेचर ऑफ रिएक्शन ही लिख देता हूँ, समझ जाना। अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि रिएक्टेंट अलग है। तो नेचर ऑफ रिएक्शन या नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी आप लिख सकते हो। नॉर्मली रिएक्टेंट ही लिखा हुआ होता है। तो रिएक्शन पे डिपेंड करिए k की वैल्यू, कैटलिस्ट पे डिपेंड करिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। अब देखिए कैटलिस्ट करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, तो वो भी लिखना ज़रूरी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हम देखेंगे आगे।
एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे भी के डिपेंड करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी तो के जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, के जो है वो रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, के किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैंने आपको 4 चीज़ बता दी, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम। इस पे के डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर। डिपेंड करने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज हो जाएगा। दूसरा है कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट काम में लोगे, कैटलिस्ट क्या होता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपके के चेंज हो जाएगा। तीसरा आपके नेचर ऑफ रिएक्शन या नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट चेंज करने से रिएक्शन चेंज हो जाएगी और अलग अलग रिएक्शन की रेट अलग अलग होती है, तो वहाँ पर भी के क्या होता है, चेंज हो जाता है। और लास्ट में मैंने लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करने से भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमने बात करी के की। लास्ट हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आज मैं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो होती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी, रेट की जो यूनिट थी वो क्या थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जो कि हमने लिखा था मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमने बात करी थी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, जो कि फिक्स होती है, हमेशा क्या होती है, फिक्स, चेंज नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला अभी रेट लॉ में लिखा था, रेट इक्वल्स टू के, फिर हमने ए और बी लिया था, ए और बी ले लेते हैं। ये मैंने कहा ए और ये मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी। अब मुझे के की यूनिट निकालनी है, तो मैं क्या लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, के बराबर रेट अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इनको मुझे कंसंट्रेशन के फॉर्म, सॉरी यूनिट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेट जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, एक बार मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरा ए और बी जो है, ए जो है वो कंसंट्रेशन है, ठीक है, पावर ए हो गई, और बी जो है वो भी कंसंट्रेशन है, पावर क्या हो गई, बी। अब दो पावर है, दोनों पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कंसंट्रेशन है, तो इसको मैंने लिखा 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर a प्लस बी। अब देखिए a प्लस जो b है, a प्लस बी बराबर n जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो a और b था उसको जो आपने सम करा, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो k जो हो गया वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन, यहाँ साथ में लिख देता हूँ कंसंट्रेशन की पावर n इंटू 1 अपॉन टाइम। तो लास्ट में जो k की यूनिट आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, अब आपके जो ऑर्डर है, n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वेरी करता है, ये अलग अलग हो सकता है। तो हम, क्योंकि आपके सिलेबस में 0, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, तो हम एक एक बार वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा जीरो ऑर्डर की बात करें, तो जीरो ऑर्डर की बात करें तो के जो है यूनिट क्या होगी, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर ली। लेकिन जो आपके रेट कॉन्स्टेंट है उसकी यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल देता है वो, और वो यूनिट दे देता है रेट कांस्टेंट की, और वो कहता नहीं है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो वहाँ पर आपको यूनिट देख के पहचानना होता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो के जो है यहाँ से लेते हैं, जीरो ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 और टाइम इनवर्स। इसको आप लिख सकते हो, देखिए पावर सिंपल 1 है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट आ गई,
रेट कांस्टेंट की, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो k बराबर, अब देखिए n की वैल्यू में 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ गई, 0, और साथ में मैंने क्या लिखा, टाइम माइनस, ठीक है। तो ये आपके जो k है, कंसंट्रेशन पावर 0 हो गई तो उसको तो हटा देते हैं, क्या आ गया, सिंपल सेकंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो सेकंड इनवर्स है, ठीक है। जीरो ऑर्डर की भी कभी कभार पूछ लेते हैं, मेनली फर्स्ट और सेकंड की पूछते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की अगर बात करें तो n की वैल्यू मैं रखूँगा 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो k बराबर कंसंट्रेशन -1, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करें तो -1 हो गया, और ये आपके आ गया टाइम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1 आ गया, तो इसको ओवरऑल जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पावर -1, और ये हो गया सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्योंकि -1 है तो मैंने अंदर एक बार लिख दिया मोल पर लीटर। अब माइनस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये फाइनली आपके यूनिट आ गई। तो देखिए एक यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसके लिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। तीसरी सेकेंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट आ गई वो आ गई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए ये आज की क्लास में हमने जो पढ़ा कि एक रिएक्शन जो होती है उसके क्या एस्पेक्ट होते हैं, 3 एस्पेक्ट हमने पढ़े। रिएक्शन होगी नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस हो गई या नहीं होगी, वो थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ते हैं। कितनी रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, और रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी वो हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखी काइनेटिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको स्टोइकोमेट्रिक फॉर्म में कैसे कोरिलेट करते हैं। उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल होमवर्क भी दिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद लास्ट में हमने देखा रेट कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, और रेट लॉ क्या था वो भी हमने देखा, और लास्ट में आपने रेट कांस्टेंट की क्या निकाली, यूनिट निकाली। मैं आज आपको फैक्टर इफेक्टिव भी करवाना चाह रहा था, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो गया है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं तो आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। तो जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।